ये सवाल पूछा जा सकता है कि भाई जंतुओं में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, वो किस आधार पर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो श्वास नली है ट्रैकिया किस बिंदु पर दाएं और बाएं प्राथमिक श्वसनी में विभाजित होंगी। मानव में जो फेफड़े हैं बच्चों, मानव में फेफड़े किसके द्वारा स्तरित रहते हैं, तो हम मानव श्वसन तंत्र की बात करें तो मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है, तो ध्वनि पैदा करने वाले वोकल कॉर्ड्स भी आपको लैरिंक्स में मिलेंगे। इसको कार्टिलेज बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं। हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा बच्चों, हम ये यूट्यूब में हर एक चैप्टर का, हर एक मानव कार्यकी की चैप्टर का वन शॉट लेकर आते हैं और कम से कम समय में, मतलब 15 से 25 मिनट के अंदर अंदर हम एक पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। तो आज इस 15 से 20 मिनट में हम कौन से चैप्टर को बढ़िया तरीके से रिवाइज करने आए हैं ताकि आपका नीट का एग्जाम में इस सवाल से, इस चैप्टर से कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम मानव कार्यकी का गैसों का विनिमय, श्वसन व गैसों के विनिमय का चैप्टर लेकर आया हूं। आप मान के चल सकते हो कि इस चैप्टर से नीट 2026 में 2 सवाल आएंगे और 2 सवाल की तैयारी हम कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट में पूरी कर लें। तो बच्चों, गैसों के आदान प्रदान का वन शॉट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज आपको दे रखा है कि जंतुओं में श्वसन अंग। सबसे पहला सवाल आपके पास होता है, जंतुओं में कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं अलग अलग जंतुओं में। तो पहली चीज याद रखिएगा बच्चों, जंतुओं में श्वसन अंग की उपस्थिति उनके आवास पर निर्भर करती है और उनके संगठन के स्तर पर निर्भर करती है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि भाई जंतुओं में अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, वो किस आधार पर होते हैं, तो वो उनके आवास पर होते हैं। वो स्थल में रहते हैं, जल में रहते हैं, कहां रहते हैं, आवास के आधार पर, और संगठन का स्तर कैसे है, क्या वो एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, उत्तक है, अंग तंत्र है, तो उसके स्तर पर। अब उदाहरण है बच्चों आपके पास, जैसे स्पंजेस हैं, सीलेंट्रेट है, प्लेटीहेलमिंथस हैं। ये इनमें काय सतह श्वसन अंग के रूप में काम करती है। कोई विशेष अंग नहीं होते, काय सतह से श्वसन होता है। फिर केचुआ यानी एनिलिडा की बात करें, वो भी हम आर्द्र क्यूटिकल या त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, उसको क्यूटेनियस श्वसन कहते हैं। कॉकरोच या कीटों में अपने पास ट्रैकियल नलिकाएं होती हैं बच्चों, जिसके द्वारा वो श्वसन करते हैं। और जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में क्लोम या गिल्स होती हैं और क्लोम के द्वारा श्वसन ब्रेकियल श्वसन कहलाता है। तो याद रखना, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग श्वसन अंग पाए जाते हैं और वो उनके आवास और संगठन के स्तर पर निर्भर करते हैं। फिर मछलियों में हमको पता ही है बच्चों, क्लोम पाया जाता है श्वसन अंग। मेंढक में, उभयचर या मेंढक में श्वसन 3 तरीके से होता है। त्वचा के द्वारा होता है क्यूटेनियस, फेफड़ों के द्वारा होता है फुफ्फुसीय, और मुख गुहा के द्वारा भी होता है। और सरीसर्प हैं, पक्षी हैं और हम स्तनधारी हैं, हम में फेफड़े पाए जाते हैं, फुफ्फुस पाया जाता है या लंग्स के द्वारा श्वसन होता है। फिर बच्चों, जब हम मानव श्वसन अंग की बात करते हैं तो मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत ही अपने पास नाक से यानी नासा छिद्र से होती है बच्चों। तो हम मानव श्वसन तंत्र की बात करें तो मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है, बाह्य नासा छिद्र से। तो ये 2 छेद है नासा, ये नासा छिद्र आगे चलकर नासा मार्ग में जाते हैं बच्चों। नासा मार्ग से आगे नासा कक्ष में जाते हैं, नासा कक्ष से ग्रसनी में आती है। अब एक चीज आता बच्चों, ग्रसनी जो है, ग्रसनी एक कॉमन पॉइंट है जहां पर वायु भी प्रवेश करती है और मुख से लिया गया भोजन भी प्रवेश करता है। तो वायु और भोजन का कॉमन पथ हमेशा याद रखना बच्चों, क्या होती है, ग्रसनी। अब ग्रसनी आगे चलकर 2 भागों में विभाजित होती है। बिल्कुल सर, यह ग्रसनी अधरीय भाग में और पृष्ठीय भाग में विभाजित होती है। पृष्ठीय भाग से भोजन नली खुलती है बच्चों, जिसको हम ग्रसिका कहते हैं, और आगे की ओर यानी अधरीय भाग में श्वास नली खुलती है। अधरीय भाग में जब श्वास नली खुलती है बच्चों, तो एक छिद्र के द्वारा खुलती है जिसको ग्लोटिस कहते हैं। और इस छिद्र को ढकने के लिए उपास्थि से बनी हुई एपिग्लोटिस पाई जाती है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो भोजन हमारी श्वास नली में ना जला जाए, भोजन नली में जाए, इसके लिए एपिग्लोटिस, इस ग्लोटिस ढक्कन या ये ढक्कन जो है एपिग्लोटिस, ये ग्लोटिस को बंद कर देता है ताकि भोजन जो है वो श्वास नली में ना आ सके। ठीक है बच्चों, और ये एपिग्लोटिस किससे बना होता है, इलास्टिक उपास्थि से। अब अपन ट्रैकिया की बात करें यानी श्वास नली की बात करें बच्चों, तो ट्रैकिया का अग्रभाग क्या कहलाता है, ट्रैकिया का जो अग्रभाग है उसे हम कहते हैं कंठ। ट्रैकिया यानी श्वास नली जो है उसका अग्रभाग कंठ कहलाता है बच्चों। इसको हम उपास्थि कक्ष भी कहते हैं क्योंकि ये कार्टिलेज से बना है, और इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि यहां पर वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो ध्वनि पैदा करती हैं। तो ध्वनि पैदा करने वाले वोकल कॉर्ड्स भी आपको लैरिंग्स में मिलेंगे, इसको कार्टिलेज बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं। यह ट्रैकिया का अग्रभाग है। फिर ट्रैकिया आपके पास श्वास नली है बच्चों, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और इसमें सी आकार के अपूर्ण उपास्थि वलय होते हैं। ये मध्य वक्षीय भाग में उपस्थित है, पतली है, और इसमें सी आकार के क्या पाए जाते हैं बच्चों, अपूर्ण उपास्थि वलय पाए जाते हैं।
फिर ये ट्रैकिया किस पर पहुंचकर बच्चों, T5 पांचवी वक्षीय कशेरुकी पर, पांचवी वक्षीय कशेरुकी पर ये दो भागों में दाएं और बाएं प्राथमिक श्वसनी में विभाजित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो श्वास नली है ट्रैकिया किस बिंदु पर दाएं और बाएं प्राथमिक श्वसनी में विभाजित होंगी, पांचवें वक्षीय कशेरुकी पर विभाजित होंगी। और ये प्राथमिक श्वसनी फिर आगे द्वितीयक तृतीयक श्वसनी और श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा मानव श्वसन की बात है। अब जब हम बात करते हैं बच्चों ये पूरे मानव श्वसन को दो भागों में, श्वसन मार्ग को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो संवाहन क्षेत्र जिसे कहते हैं कंडक्टिंग जोन, कहां से कहां होता है बच्चों, बाह्य नासा छिद्र से, बाह्य नासा छिद्र से टर्मिनल श्वसनिकाएं तक आपके पास संवाहन क्षेत्र होता है। और इसका काम क्या है बच्चों, जो हवा की वायु है, वायु को वायवीय भाग से विनिमय क्षेत्र तक भेजना, आर्द्र बनाना, शरीर के तापमान पर लाना और धूल या सूक्ष्म जीवों से फिल्टर करना। और जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, जो विनिमय क्षेत्र है, इसमें कूपिकाएं और उसकी नलिकाएं शामिल होती हैं। तो कूपिकाएं और कूपिकाओं की नलिकाएं से सम्मिलित क्या होती है, विनिमय क्षेत्र। इस क्षेत्र में गैसों का आदान प्रदान देखा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर अपने पास कंठवंड के सारे पॉइंट्स हम देख चुके हैं। फिर मानव में क्या आते हैं बच्चों, फेफड़े। अब जब मानव फेफड़ों की बात करते हैं तो जैसे ही श्वसनियां चालू होती हैं, जैसे ही प्राथमिक और द्वितीयक श्वसनी चालू होती है, फेफड़ों का भाग चालू हो जाता है। अब फेफड़ों की बात करें तो फेफड़ों को द्विझिल्ली प्लूरल झिल्ली से आवृत किया जाता है। मानव में जो फेफड़े हैं बच्चों, मानव में फेफड़े किसके द्वारा स्तरित रहते हैं या किसके द्वारा घिरे रहते हैं, द्विस्तरीय प्लूरल झिल्ली। और इन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है, प्लूरल द्रव्य पाया जाता है, जो इन दोनों झिल्ली के मध्य घर्षण को कम करने का काम करता है। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां क्या होती हैं, कूपिकाएं। तो फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां किसे कहा जाता है, कूपिकाओं को, क्योंकि यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो सबसे पहले श्वसन मार्ग की बात हमने कर ली। अब अपने पास क्या आता है बच्चों, सबसे पहले मानव के लंग्स जो हैं वो एक वायुरोधी कक्ष में पाए जाते हैं। हमारे फेफड़े किस में पाए जाते हैं, एक वायुरोधी कक्ष में। क्यों, क्योंकि हमारे फेफड़ों को आगे से यानी अधर्य भाग तो उरोस्थी घेरे रखती है, पीछे से पृष्ठीय भाग में कशेरुकी दंड होता है, साइड में पार्श्व भाग में पसलियां होती हैं और नीचे से डायफ्राम होता है। तो ये आपके पास एक वायुरोधी कक्ष में हमारे फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब जब हम कार्यकी की बात करते हैं, ये तो एनाटॉमी की बात हो गई कि मानव का श्वसन तंत्र कैसे विभाजित है। अब मानव की कार्यकी की बात करें तो हमको क्या करना है बच्चों, इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए, वायु में जो ऑक्सीजन होती है, वो वायु में ऑक्सीजन को हमको कहां तक पहुंचाना है, कोशिकाओं तक। और कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होगी उसको वापस कहां निकालना है, शरीर से बाहर निकालना है। तो सबसे पहला पद आता है बच्चों जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग या फुफ्फुसीय संवातन। ब्रीदिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अंतःश्वसन और निःश्वसन। अंतःश्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को कहां लाया जाता है, फेफड़ों या कूपिकाओं में, और निःश्वसन के द्वारा CO2 को बाहर निकाला जाता है। फिर दूसरा होता है कूपिकाओं, गैसों का विनिमय या विसरण, किसके माध्यम, कूपिका और रुधिर के माध्यम से होता है। फिर गैसों का परिवहन होता है, परिवहन मतलब उत्तकों तक ले जाया जाता है, और रुधिर और उत्तकों के मध्य गैसों का फिर से आदान प्रदान होता है। सबसे पहले अपन बात करें बच्चों संवातन या ब्रीदिंग की, तो संवातन या ब्रीदिंग में आपको अंतःश्वसन और निःश्वसन हम पढ़ते हैं। संवातन में आपको पता होना चाहिए दो प्रमुख पेशियां काम करती हैं, एक तो डायफ्राम काम करती है और दूसरी अंतरपशुर की पेशियां काम करती हैं, जो पसलियों के मध्य होती हैं। तो जब अंतःश्वसन हम करते हैं, अंतःश्वसन में हम तब कर पाते हैं जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को हमको फेफड़ों में भेजना होता है। इसके लिए हमको क्या करना होता है, जो फेफड़ों का आयतन है, फुफ्फुसीय आयतन है, फुफ्फुसीय जो दाब है, दाब को कम करना पड़ता है, और दाब को कम तब कर पाएंगे जब आयतन को बढ़ा देंगे। तो अंतःश्वसन में क्या होता है बच्चों, अंतःश्वसन में हमको पता है, अंतःश्वसन के दौरान क्या पाया जाएगा, अंतःश्वसन के दौरान वायु को, ऑक्सीजन में जो वायु है उसको फेफड़ों में भेजा जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फुफ्फुसीय दाब कम करना है। तो अंतःश्वसन में डायफ्राम और बही अंतरपशुर की पेशियों में संकुचन होता है। डायफ्राम में संकुचन होगा तो डायफ्राम गुंबाकार से चपटा हो जाएगा, और बही अंतरपशुर की पेशियों में संकुचन होगा तो पसलियां बाहर और ऊपर की ओर खिसक जाएंगी। तो जो वक्षीय आयतन है वो बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा तो फुफ्फुसीय दाब कम होगा, दाब कम होगा तो ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। निःश्वसन में आपको बिल्कुल उल्टा करना है, निःश्वसन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर धकेलना है।
बाहर धकेलना है मतलब अंदर का फुफ्फुसीय दाब बढ़ाने की आवश्यकता है। बढ़ाने का मतलब है आयतन को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो नी श्वसन में क्या होता है, डायफ्राम वापस अनुशीतलित होता है, चपटे से वापस गुंबाकार का हो जाता है। बही अंतुर पशुर की पेशियां भी अनुशीतलित होती हैं, तो पसलियां नीचे और भीतर की ओर आ जाती हैं। तो आयतन कम हो जाता है, दाब बढ़ता है और CO2 को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये अंतः श्वसन और निश्वसन की बात हमने कर ली। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चों, गैसों का विनिमय। अब गैसों का विनिमय किसके मध्य होगा, कूपिका और रुधिर के मध्य। कूपिका से ऑक्सीजन रुधिर में जाएगी और CO2 जो है वो रुधिर से कूपिका में जाएगी। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, कोई भी गैसों की गति या गैसों का विसरण होता है वो हमेशा अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ होता है। तो जब हम ये गैसों का विनिमय कर रहे हैं किसके मध्य, कूपिका और रुधिर के मध्य, तो आपको पता होना चाहिए 3 कारक होते हैं। सबसे पहला होता है आंशिक दाब। आंशिक दाब का मतलब है गैस हमेशा अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की ओर गति करती है। ऑक्सीजन का आंशिक दाब कूपिकाओं में ज्यादा है तो वो ज्यादा से कम दाब की ओर जाती है। दूसरा है बच्चों ये विसरण, आपके पास विनिमय झिल्ली, जब आपके पास ये श्वसन झिल्ली, तो जब ये गैसों का विसरण हो रहा है तो इनको 3 झिल्लियां पार करनी है। कौन कौन सी, एक तो कूपिकाओं की सरल शल्कीय उपकला, दूसरी रुधिर केशिकाओं की एंडोथीलियम, और दोनों के बीच की आधारीय झिल्ली। तीनों की मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, तीनों मिलकर बहुत पतली होती हैं जिससे आसानी से गैसों का विनिमय हो जाता है। और तीसरा कारक होता है बच्चों घुलनशीलता। तो जल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता 20 से 25% ज्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण दर भी ज्यादा होती है। तो ये तीनों कारक हैं जो गैसों के विनिमय में मदद करते हैं। यहां पर आपको याद रखना है बच्चों, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गैसों का आंशिक दाब दे रखा है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब वायुमंडल में कितना होता है, कूपिकाओं में कैसा होता है, शुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर में और उत्तकों में। और हमेशा आपको ध्यान में रखना है गैसों की गति हमेशा अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की ओर होती है। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों अपने पास अब गैसों का विनिमय आ जाता है। अब गैसों के परिवहन या गैसों के परिवहन में सबसे पहले ऑक्सीजन का परिवहन है। अब ऑक्सीजन क्या है, कूपिकाओं के रुधिर से हमको ऑक्सीजन को उत्तकों में भेजना है। तो आपको कूपिकाओं के रुधिर से ऑक्सीजन को उत्तकों में भेजना है तो 2 तरीके से ऑक्सीजन जाएगा। एक तो गाड़ी में बैठकर, गाड़ी कौन सी, हीमोग्लोबिन के साथ, और दूसरा रुधिर प्लाज्मा में तैरते हुए। रुधिर प्लाज्मा में तैरते हुए यानी घुलनशील रूप में 2 से 3% ऑक्सीजन जाता है। बाकी 97% ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन दर्शाता है। तो 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाता है, 2 से 3% घुलनशील रुधिर प्लाज्मा के रूप में जाता है। अब आपको याद रखना है बच्चों, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है बच्चों। उत्क्रमणीय का मतलब है कूपिकाओं के क्षेत्र में, कूपिकाओं के रुधिर क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और उत्तकों में जाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन हो जाता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन में 4 श्रृंखलाएं होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, इसलिए एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ने की क्षमता रखता है। कूपिका के रुधिर क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, उत्तक क्षेत्र में वो जाकर टूट जाएगा। इसका मतलब यह है बच्चों, कूपिकाओं के क्षेत्र में, कूपिकाओं के रुधिर क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन को निर्मित करने वाले कारक काम करेंगे और उत्तक क्षेत्र में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन करने वाले कारक काम करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कूपिकाओं के रुधिर क्षेत्र में होते हैं और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं? तो उसमें अधिक ऑक्सीजन होना चाहिए, कम CO2 होना चाहिए, कम H+। कम H+ का मतलब है क्षारीयता होनी चाहिए, pH ज्यादा होना चाहिए, और कम तापमान। तो ये सारे कारक ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण को प्रेरित करते हैं। और इन सारे कारक को उल्टा कर दीजिए, सारे कारक को मतलब ऑक्सीजन कम कर दो, CO2 और H+ की मात्रा बढ़ा दो, अम्लीयता बढ़ा दो, pH कम कर दो और अधिक तापमान, ये सब ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन में काम करते हैं और ये सारे कारक आपको उत्तक क्षेत्र में दिखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है बच्चों, आप मान के चलिए, इस पे प्रश्न जरूर आता है। फिर इसके आधार पर अपने पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन ग्राफ आता है बच्चों। सबसे पहला सवाल आपको ध्यान में होना चाहिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन ग्राफ कैसा है, एस आकार का या सिग्मोइड है? तो एस आकार का या सिग्मोइड ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन ग्राफ होता है। यह ग्राफ या तो बाई की तरफ शिफ्ट हो सकता है या दाई की तरफ।
अगर ग्राफ बाईं की ओर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण को दर्शाता है। वो सारे कारक जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन निर्माण को प्रेरित करते हैं वो ग्राफ को बाईं की ओर शिफ्ट करते हैं, जैसे कूपिकाओं के रुधिर क्षेत्र में। और अगर ये ग्राफ दाएं की ओर शिफ्ट हो रहा है, दाएं की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन हो रहा है। वो सारे कारक जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन को प्रेरित करते हैं वो ग्राफ को दाईं ओर शिफ्ट करते हैं। और 100 ml ब्लड लगभग 5 ml ऑक्सीजन उत्तकों तक भेज सकता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर जब जरूरत से ज्यादा व्यायाम हो रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, तो 15 ml तक जा सकता है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है सामान्य रूप में 100 ml रुधिर 5 ml कार्बन डाइऑक्साइड को उत्तकों तक स्थानांतरित करता है। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिकाओं तक स्थानांतरित करने में 3 तरीके होते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बायकार्बोनेट आयंस के रूप में जाती है। 60 से 65% कार्बन डाइऑक्साइड बायकार्बोनेट आयंस के रूप में स्थानांतरित होती है, जो सर्वाधिक मात्रा है। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में स्थानांतरित होती है। और 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो घुलनशील रूप में चली जाती है। इसमें एक चीज याद रखिएगा बच्चों, इसमें जो एंजाइम काम करती है गैसों के स्थानांतरण में, कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण में, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है। क्योंकि जब आपके पास उत्तक क्षेत्र होते हैं, उत्तक क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं और कार्बोनिक अम्ल बायकार्बोनेट आयंस में टूट जाता है। इसमें एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस है और ये बायकार्बोनेट आयन 60 से 70% कूपिकाओं में चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण इस तरह से देखा जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण के बाद नेक्स्ट चीज आती है बच्चों यहां पर मानव में संवातन दर। तो मानव की औसतन संवातन दर कितनी होती है बच्चों? 12 से 16। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 16 बार सांस लेते हैं। और सामान्य संवातन में जितना वायु का आयतन हम अंदर बाहर लेते हैं उसको फुफ्फुसिया आयतन कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? फुफ्फुसिया आयतन कहते हैं। अब फुफ्फुसिया आयतन में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, फुफ्फुसिया आयतन को मापने वाला यंत्र। तो फुफ्फुसिया आयतन को मापने वाला यंत्र होता है स्पाइरोमीटर। फुफ्फुसिया आयतन को मापने में कौन से यंत्र में हम यूज करते हैं? स्पाइरोमीटर। अब फुफ्फुसिया आयतन में सबसे पहले क्या आता है बच्चों? ज्वारीय आयतन। आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, सामान्य ब्रीदिंग कर रहे हो, सामान्य ब्रीदिंग में आप कितना वायु अंदर ले रहे हो, कितने वायु का आयतन बाहर निकाल रहे हो? 500 ml। यह ज्वारीय आयतन होता है। तो एक बार में आप 500 ml वायु का आयतन अंदर ले रहे हो, एक बार में 500 ml का वायु का आयतन बाहर निकाल रहे हो नॉर्मल ब्रीदिंग में। तो 1 मिनट में कितना होगा? तो 500 ml इंटू हम 12 से 16 संवातन प्रति मिनट करेंगे, 6000 से 8000 ml। तो 1 मिनट में कितनी वायु को अंतःश्वसित या निश्वसित किया जाता है? वो आपके पास 6000 से 8000। तो एक बार में कितनी वायु अंदर ले रहे हो? 500 ml। कितनी बाहर निकाल रहे हो? 500 ml। ये ज्वारीय आयतन है। अब इसके अतिरिक्त बलपूर्वक कितना जोर से अंतःश्वसित कर सकते हो? तो वो अंतःश्वसित आरक्षित आयतन हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त बलपूर्वक कितनी वायु का आयतन बाहर निकाल सकते हो? वो निश्वसन आरक्षित आयतन हो जाएगा, है ना भाई? तो अंतःश्वसित आरक्षण क्या हो गया? वायु का अतिरिक्त आयतन जो बलपूर्वक अंतःश्वसित किया जा सके। और सामान्य 500 ml बाहर निकाल रहे हो, अब जोर लगाकर बलपूर्वक कितनी वायु को बाहर निकाल सकते हो? निश्वसित। तो वो हो गया निश्वसन आरक्षित आयतन। आईआरवी का मान होता है 2500 से 3000, ईआरवी का होता है 1000 से 1100। अब मान लो आपको जितना जोर लगाना था आपने पूरा जोर लगाकर सांस बाहर निकाल दी, निश्वसन कर दिया, तो क्या आपके फेफड़े खाली हो जाएंगे? नहीं सर, फेफड़ों में अभी भी कुछ वायु का आयतन रहेगा। तो फेफड़ों में बचा हुआ वायु का आयतन बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी जो फेफड़ों में रह जाता है, जिसको फेफड़ों से निकाल नहीं सकते, जिसे स्पाइरोमीटर से माप नहीं सकते, वो होता है अवशेषी आयतन, या उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम वो आयतन है जो बलपूर्वक निश्वसन के पश्चात भी फेफड़ों में बचा रह जाता है, जो फेफड़ों से निकाला नहीं जा सकता। इसको हम स्पाइरोमीटर से माप नहीं सकते हैं। अब इन आयतन को आप जोड़ोगे तो आपके पास फुफ्फुसिया क्षमता आ जाएगी। अब सबसे पहले आ जाती है अंतःश्वसन क्षमता। अंतःश्वसन क्षमता का मतलब है कुल कितनी वायु आप अंदर ले सकते हो। सर ज्वारीय आयतन, टीवी तो हम सामान्य लेते हैं, प्लस जोर लगाकर अंतःश्वसित आरक्षित आयतन लेते हैं, तो दोनों को जोड़ दो, टीवी प्लस आईआरवी जोड़ दोगे तो अंतःश्वसन क्षमता आ जाएगी।
निश्वसन क्षमता कितनी है सर? सामान्य निश्वसन 500 ml करते हैं, और जोर लगाकर हम 11,000 से 1100 और निश्वसन आरक्षित आयतन करते हैं, तो दोनों को जोड़ दो, टीवी प्लस ईआरवी दोनों को जोड़ दो, तो सर निश्वसन क्षमता आ जाएगी। बिल्कुल सर। फिर आता है अपने पास सर नेक्स्ट जैविक क्षमता। नेक्स्ट आती है जैविक क्षमता। जैव क्षमता का मतलब है आपको पता करना है आपके फेफड़ों की क्षमता कितनी है। अब फेफड़ों की क्षमता पता करनी है तो बच्चों आप बलपूर्वक करोगे, जो भी करोगे, बलपूर्वक सांस अंदर खींचोगे, बलपूर्वक सांस बाहर निकालोगे, मतलब बलपूर्वक निश्वसन करोगे और बलपूर्वक अंतःश्वसन करोगे, दोनों बलपूर्वक करोगे। तो वायु का अधिकतम आयतन जो आप बलपूर्वक अंदर ले सकते हो बाहर निकालने के बाद, या बाहर निकाल सकते हो बलपूर्वक अंदर लेने के बाद, तो इसमें आप टीवी आएगा सामान्य, बलपूर्वक अंदर लिया आईआरवी, बलपूर्वक बाहर लिया ईआरवी, ये आपके पास जैव क्षमता हो गई। फिर जैव क्षमता के बाद आती है बच्चों एफआरसी, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। इसका मतलब है नॉर्मली हम सामान्य रूप से निश्वसन करते हैं, तो सामान्य निश्वसन करने के बाद, सामान्य बहिश्वसन या निश्वसन करने के बाद फेफड़ों में वायु का कितना आयतन बच गया, वो एफआरसी होता है। तो एफआरसी में बच्चों आरवी तो फेफड़ों के अंदर हमेशा रहेगा, और ईआरवी जोड़ देते हैं क्योंकि हम बलपूर्वक निश्वसन कर ही नहीं रहे, बलपूर्वक निश्वसन नहीं कर रहे तो वो फेफड़ों में रह जाएगा, तो आरवी प्लस ईआरवी एफआरसी आ जाता है। और आखिरी में आता है बच्चों फेफड़ों की कुल क्षमता, जिसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। फेफड़ों में कितनी वायु आ सकती है, वायु का अधिकतम मान जो फेफड़ों में आ सकता है बलपूर्वक अंतःश्वसन करने के बाद, तो बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद वायु का कुल आयतन जो फेफड़ों में समा सकता है। तो टीवी आपने अंदर ले ली, आईआरवी भी आपने अंदर ले ली, ईआरवी आपने बाहर नहीं निकाली तो वो फेफड़ों में रह गई, और आरवी तो हमेशा फेफड़ों में रहती है। तो इसका मतलब टीवी प्लस आईआरवी ईआरवी को वीसी कहते हैं, वीसी प्लस आरवी ये टोटल लंग कैपेसिटी हो जाती है। क्लियर है बच्चों? फिर अपने पास आता है श्वसन का नियमन। अब श्वसन का नियमन जो है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। अब अपने पास मेड्यूला होता है बच्चों, सारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन कौन करता है? मेड्यूला। तो मानव में मस्तिष्क के अंदर एक श्वसन लय केंद्र होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेड्यूला के अंदर, यह श्वसन का नियमन करता है। मतलब श्वसन लय केंद्र से सूचना निकलती है, बाह्य अंतरपशुर की पेशी और डायफ्राम में संकुचन प्रेरित करती है, जिससे अंतःश्वसन होता है। तो श्वसन का नियमन कौन करता है? श्वसन लय केंद्र। लेकिन श्वसन लय केंद्र को भी नियंत्रित कौन करता है? श्वसन लय केंद्र को नियंत्रित करने में पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक केंद्र पाया जाता है। पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक केंद्र क्या करता है? आरआरसी को नियमित रखता है। आरआरसी ने अंतःश्वसन करवाया तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलेगा श्वसन लय केंद्र को, भाई अंतःश्वसन हो गया, अब तू रुक जा, अंतःश्वसन की अवधि को कम कर दे, अंतःश्वसन को रोक दे ताकि निश्वसन हो सके। तो अंतःश्वसन की अवधि को कम करने में किसका योगदान होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर का, जो पॉन्स में होता है। ठीक है। फिर अपने पास श्वसन लय केंद्र के ठीक सामने, श्वसन लय केंद्र के ठीक सामने एक रसायन संवेदी क्षेत्र होता है। यह रसायन संवेदी क्षेत्र CO2 और H+ के लिए संवेदी होता है। अब इसको कैसे मालूम चलेगा कि CO2 और H+ कम है या ज्यादा? तो आपके पास रुधिर वाहिकाएं होती है, रुधिर वाहिकाओं में महाधमनी और कैरोटिड धमनी होती है, इनकी सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के लिए ग्राही होते हैं। जैसे ही रुधिर के अंदर CO2 और H+ की मात्रा बढ़ती है, ये ग्राही सक्रिय होते हैं, इस ग्राही से सूचना रसायन संवेदी क्षेत्र में जाती है और श्वसन दर बढ़ जाती है। मतलब CO2 और H+ की मात्रा बढ़ जाने पर श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष प्रभाव श्वसन पर नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों। फिर अंत में क्या होता है? अंत में आते हैं आपके पास श्वसन तंत्र से संबंधित रोग। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग में सबसे पहले अस्थमा या दमा आता है। यह एक एलर्जिक रोग होता है बच्चों, जिसमें श्वसनी और श्वसनिकाओं में शोथ या प्रदाह उत्पन्न होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर होती है वातस्फीति या एम्फीजमा। एम्फीजमा में होती है सिगरेट स्मोकिंग के कारण, धूम्रपान के कारण। इसमें कूपिकाओं की भित्ति नष्ट हो जाती है और कूपिकाओं की भित्ति नष्ट हो जाने पर श्वसन का क्षेत्रफल जो है वो घट जाता है। और इसका कारण क्या होता है बच्चों? इसका कारण होता है सिगरेट स्मोकिंग या धूम्रपान। और फिर फाइनली व्यावसायिक श्वसनीय रोग होते हैं बच्चों। वो सारे मजदूर लोग होते हैं ना, जो पत्थर की फैक्ट्रियों में काम करते हैं या कोयले की खानों में काम करते हैं, उनको रोग किससे संबंधित होता है? उनका रोग ऑक्यूपेशनल या व्यावसायिक रोग होता है। ठीक है ना। इनमें फेफड़ों में डस्ट या मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और जिससे फेफड़ों में रेशीय उत्तकों की वृद्धि होती है, फाइब्रोसिस।
और इसका एक ही बचाव होता है, यानी मास्क पहनकर बचाव किया जाता है। एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, आयरन से सिडेरोसिस, कोयले से ब्लैक लंग डिजीज, ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर के नाम। ठीक है बच्चों, तो अपन ने कम से कम समय में यानी 25 मिनट के अंदर अंदर हमने ये चैप्टर को पूरा बेहतरीन तरीके से तैयार कर लिया है। आई होप आप लोगों का रिवीजन भी बहुत बढ़िया हुआ होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।